बेटे आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब की कहानी। पाठ 10 है किताब का, नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं लेखक स्वयं प्रकाश। ठीक है बेटे, स्वयं प्रकाश जो है इनका जन्म इंदौर में हुआ था और ये इनकी जो पृष्ठभूमि है यानी जो बैकग्राउंड है इनका पृष्ठभूमि वह हिंदी नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने पढ़ाई की थी और कुछ दिन जो है किसी औद्योगिक कंपनी में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम भी किया था, लेकिन बाद में हिंदी के प्रति इनकी रुचि जागृत हुई। आधुनिक हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है बेटे, आदमी जात का आदमी, इस तरीके की और भी कहानियां इनकी प्रचलित है। ठीक है, तो ये लेखक के बारे में, लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इन्होंने इस कहानी को लिखा नेताजी का चश्मा। नेताजी से यहाँ अर्थ है बेटे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस है इसका अर्थ, अर्थात यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे के बारे में बात की जा रही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे तो आप भली भांति जानते हैं, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा ना। महान क्रांतिकारी थे, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता का जो आंदोलन था इनमें इनका महत्वपूर्ण और अहम योगदान था। ठीक है, तो उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे वीर सपूत जो थे उनके बारे में यह कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र हैं बेटे, 3 मुख्य पात्र हैं इसमें। एक हालदार साहब, दूसरा है पानवाला, तीसरा है कैप्टन। ठीक है, ड्राइवर भी है पर उसका कोई इसमें योगदान नहीं है, कहानी में कोई उसकी ज्यादा बात नहीं की गई है। मुख्य पात्र ये तीनों ही हैं। ठीक है, हालदार साहब, पानवाला, कैप्टन। कहानी के उसमें कहानी शुरू करने से पहले लेखक ने पाठ के बारे में बड़े ही जो एक उसका संक्षेप लिखते हैं, सार लिखते हैं, उस कहानी का एक झलक उन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो देश है, देश किसी भूभाग यानी बहुत ज्यादा किसी क्षेत्रफल को मिलाकर के देश नहीं बनता है। देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, वहां के पशु पक्षियों से, वहां की वनस्पतियों से, नदियों से, पहाड़ों से, ये सारी चीजें जो उस भूभाग पर मौजूद है उन सब से देश बनता है। और यह जो इस प्रकार का देश होता है, इसमें उस देश में रहने वाले नागरिक मनुष्य, जितने भी जनसंख्या के मनुष्य हैं, वह अपने अपने ढंग से इन सारी चीजों के विकास में अपना योगदान देते हैं। अर्थात इन सबको बढ़ाते रहते हैं निरंतर, इनके विकास में अपना जो भी अपने ढंग से यानी जैसा भी वे कर सकते हैं उस ढंग से वे योगदान देते हैं। कोई जैसे एक साधारण सा उदाहरण बच्चे कि जो सार्वजनिक जगह है, जैसे बस स्टैंड हो गया, सार्वजनिक जगह हो गया, जहां पर उसको हम गंदा नहीं करके साफ रख करके भी अपना योगदान देश के विकास में दे रहे हैं। ये साधारण सा उदाहरण है। यही लेखक ने इसमें कहा है कि साधारण व्यक्ति भी अपने अपने ढंग से देश के विकास में योगदान देता है, ये कहानी में कहा गया। तो कुल मिला के कहानी में जो है देशभक्ति की बात की गई है और पूरा पाठ की जो कहानी है वह देशभक्ति पर ही आधारित है। इसमें देशभक्ति की मुख्य रूप से बात की गई है और देशभक्ति एक सामान्य आदमी के माध्यम से उन्होंने देश के लोगों का योगदान देश के विकास में बताया है। ठीक है, हालदार साहब, पानवाला, कैप्टन, ये 3 पात्र थे। ठीक है, हालदार साहब को हर 15 दिन में, अब साहब यहाँ लगाया हुआ है तो अच्छी बात है कि कोई बड़े साहब ही होंगे। साहब जब लगाया हुआ तो किसी अच्छे पद पर होंगे। तो हालदार साहब हर 15 दिन में एक कस्बे से होकर के गुजरते थे। हर 15 दिन में एक कस्बे से होकर के गुजरते थे। अब कस्बा कैसा था, कस्बे के बारे में यहाँ दिया हुआ कि कस्बा ऐसा, कस्बे के बारे में आप जानते होंगे, आपने ये भी सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है। कस्बा होता है बेटे उपनगर यानी छोटा शहर,
छोटा शहर उसको कह सकते हैं हम, छोटा नगर होता है गांव से जनसंख्या उसकी ज्यादा होती है, यानी गांव से बड़ा शहर से छोटा, वो नगर हो गया। उसमें जो है कुछ कुछ शहर की गुण विद्यमान होते हैं, विशेषताएं होती है। ठीक है, तो यह होता कस्बा। तो कस्बा कैसा था देखो, कस्बा जिसको कहा जा सके उसमें एक ही बाजार था, मुख्य बाजार जो था एक था, एक लड़के एक लड़कियों का एक एक स्कूल था, यानी अलग अलग स्कूल था, एक लड़कों का एक लड़कियों का। एक सीमेंट का कारखाना यानी उद्योग भी था, उसमें एक कारखाना भी था, उद्योग भी था। और 2 ओपन एयर सिनेमा घर, ओपन एयर सिनेमा घर होते हैं बेटे जो खुले में चलते हैं, खुले में या टेंट में जो चलते हैं उसको बोलते हैं ओपन एयर, मतलब 4 दीवारी का या जो आजकल बड़े सिनेमा घर है वैसे नहीं, ओपन जो खुले में चलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य चीजें थी उसमें, सीमेंट, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका क्या काम होता है नगर पालिका का, जैसे बड़े शहरों में नगर निगम कहते हैं उसको, है नगर, छोटे नगर में उसको नगर पालिका कहते हैं। पालिका मतलब नगर का पालन करने वाली, एक तरह से ऐसा आप समझ लो, नगर की जरूरतों का ध्यान रखने वाली। तो नगर पालिका थी तो कुछ से कुछ काम भी करवाती रहती थी। जैसे क्या काम की, कभी सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी कभार कोई कवि सम्मेलन करवा दिया। ये सब काम नगर पालिका करवाती रहती थी। और सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखें हम तो नगर पालिका के कार्य भी यही होते हैं, सड़कें गली नालियां बनवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवा देना, है मोहल्ले वगैरह की सफाई, कूड़ा उड़ा सब उठाना, ये सब हो गया। पार्क का इन सब का रख रखाव करना, ये सब नगर पालिका के कार्य होते हैं। तो वह नगर पालिका जो इस कस्बे में थी बराबर काम करती रहती थी, कुछ से कुछ काम करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने, उत्साही बोर्ड मतलब नगर पालिका में बहुत सारे सदस्य होते हैं, नगर पालिका को चलाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो कई सारे सदस्यों को मिला करके एक बोर्ड बनता है, बोर्ड, ठीक है, समूह कहते हैं इसको एक तरह से। ये जो बोर्ड बनता है कई सारे सदस्यों को मिला करके, इसी किसी बोर्ड ने एक बार फैसला लिया, या कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी होगा उसने फैसला लिया कि बाजार के मुख्य चौराहे पर, जो मुख्य बाजार था, जो बेटे हाँ जो मुख्य बाजार था उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर जो सफेद पत्थर होता है जो हम घरों में लगाते हैं फर्श पर, ठीक है, एक संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी, प्रतिष्ठापित कर दी, यानी वहां स्थापित कर दी चौराहे पर। और आपने भी देखा होगा आजकल यह चलन है, चलन क्या है कि हमने कहीं जगह देखा होगा, शहरों में नगरों में कई जगह देखा होगा कि चौराहे पर या बड़े जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का एक चलन होता है, जो सरकार की तरफ से, नगर पालिका निगम मतलब प्रशासन की तरफ से लगाई जाती है। इन प्रतिमाओं को लगाने का एक उद्देश्य यह होता है कि उन महापुरुषों को सम्मान दिया जा सके। उस प्रतिमा को लगा करके एक तरह से हम उसको सम्मान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं सम्मान, कि जो भी उस प्रतिमा को दिखेगा उससे उनको याद रखेगा। दूसरा, उनके योगदान, जो भी उनका योगदान है वह उसके जहन में उतर आएगा जब भी उसको देखेगा, ठीक है, और वह उनका जो योगदान है उस योगदान से उसको कुछ सीखने की प्रेरणा भी देगा। तो ये सब उद्देश्य होते हैं प्रतिमा लगाने का, ठीक है। संगमरमर की प्रतिमा लगाई, प्रतिमा, अब प्रतिमा कैसी थी, प्रतिमा यानी मूर्ति कैसी थी, मूर्ति 2 फुट की, लगभग 2 फुट की रही होगी, जो कि टोपी की, सुभाष चंद्र बोस टोपी पहनते थे, आपको अगर उनका चित्र ध्यान हो तो टोपी पहनते थे, तो टोपी की नोक से, और वो जो फौजी कुर्ता पहनते थे फौजी वर्दी में, टोपी की नोक से ये शरीर के ऊपरी हिस्सा, यानी कुल टोपी की नोक से छाती तक लगभग 2 फुट की होगी प्रतिमा। प्रतिमा देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, और बहुत एकदम, उस प्रतिमा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस
बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही कमसिन का अर्थ होता कम उम्र के, जवान लग रहे थे। ठीक है, तो प्रतिमा बहुत अच्छी थी, प्रतिमा सुंदर थी। उसको देखने पर नेताजी जो है, ऐसे बहुत कम उम्र के जैसे नेताजी की मूर्ति वहां लगा दी गई हो, ऐसे वह नजर आ रहे थे। ठीक है, अब क्या था कि जैसा कि हम कह रहे हैं संगमरमर की प्रतिमा थी। ठीक है, उस प्रतिमा को देख करके ही, जैसे मैंने अभी बताया, उद्देश्य क्या होता है कि उनके जीवन मूल्यों से सीखने का। तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा चौराहे पर लगाई थी, उस चौराहे पर प्रतिमा को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस प्रकार के नारों की याद आ जाती है। ये वही नारे हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में जन समर्थन को दिए थे, यानी जो जनता थी बहुत सारी, उनको दिए थे ताकि वह उनका सहयोग करे। तो प्रतिमा को, उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का भाव परिलक्षित होता था। मतलब इस तरीके का भाव जाग जाता था प्रतिमा को। ठीक है, ऐसी थी। संगमरमर की प्रतिमा थी, संगमरमर का मैंने मतलब बता दिया, पर संगमरमर की प्रतिमा थी तो उसमें कुछ से कुछ कमी थी। गौर से देखने पर एक कमी उसमें पाई गई। क्या कमी? कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, जबकि नेताजी चश्मा पहनते थे, तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मा अर्थात संगमरमर की मूर्ति है तो चश्मा भी संगमरमर का ही होना चाहिए, लेकिन मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। अब हालदार साहब उस कस्बे से हर 15 दिन में गुजरते थे। पहली बार जब उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो पहली बार में ही उन्होंने इस बात को लक्षित कर लिया था। लक्षित करना मतलब इस बात की ओर ध्यान दिया था कि अरे मूर्ति पर तो चश्मा ही नहीं है। तो उनके जहन में अलग अलग प्रकार के अनुमान, यानी अलग अलग प्रकार की बातें आने लगी। क्या? कि हो सकता है कि जिसने भी प्रतिमा बनवाई है, जिस भी बोर्ड ने, उसको देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या प्रतिमा का बजट अधिक था। बजट मतलब प्रतिमा को स्थापित करने में बजट अधिक आ रहा था और उनके पास बजट कम था, तो काफी समय जो है चिट्ठी पत्री करने में, चिट्ठी पत्री मतलब होता है बेटे सरकारी कार्य करवाने के लिए जब पैसा खर्च किया जाता है तो पैसा कम पड़ जाता है, तो मांगा जाता है, सरकार ऊपर के विभाग से मांगा जाता है। ऊपर के विभाग से मांगा जाता है तो उसको पत्र लिखना पड़ता है, पूरा डिटेल लिखना पड़ता है कि किस लिए पैसा चाहिए। तो उसको जो है वह जो पत्र व्यवहार होता है उसको मान्यता मिलने में या स्वीकार्यता होने में समय लग जाता है। तो यही कह रहे हैं कि या तो अच्छे मूर्तिकार को जानकारी नहीं थी इस नगर पालिका को जिन्होंने बनवाया, या मूर्ति का बजट अधिक था, कम बजट में इनको बनवानी थी। क्योंकि कम बजट में क्यों बनवानी थी? हो सकता है उस बोर्ड की, यानी वो जो नगर पालिका का बोर्ड था उसका समय यानी सीमा, जो शासन की अवधि होती है भाई, जैसे शासन का समय होता है वह समाप्त होने वाला हो, इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में कम बजट में मूर्ति बनवाई। तो कम बजट में मूर्ति बनवाई तो कुछ कमी रह गई होगी, या फिर अंत में शहर के इकलौते ड्राइंग मास्टर तो आप अच्छे से जानते हो, आर्ट टीचर जो होता है, कला शिक्षक, तो शहर के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही यह काम सौंपा गया अंत में, जब कोई नहीं मिला। और मोतीलाल जी जो थे वह क्या थे? 1 महीने के अंदर मूर्ति पटक देने का वादा करते थे, बनाकर पटक देने का, कि अरे भाई साहब 1 महीने के अंदर आपको मूर्ति तैयार मिल जाएगी, है ना। तो 1 महीने के मतलब बहुत जल्दी वह मूर्ति तैयार करने का वादा करते थे। तो हो सकता है जल्दीबाजी में मोतीलाल जी ने भी गड़बड़ कर दी हो। तो मूर्ति में क्या कमी थी? कि चश्मा नहीं था, संगमरमर का चश्मा नहीं था, और यह जो कमी थी, इस कमी की हालदार साहब अलग अलग जो है अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है अच्छे मूर्तिकारों की उनको जानकारी नहीं हो, मूर्ति का बजट अधिक रहा हो और इन्होंने कम बजट इनके पास था उसमें बनवाई हो।
ड्राइंग मास्टर, अंत में ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को ही जो है मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया गया हो। तो ये सारी वजह रह सकती है कि जिससे कि मूर्ति में कमी है। क्या कमी है? कि उसमें चश्मा नहीं है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरते थे तो चौराहे पर वह रुकते थे। चौराहे पर क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए। चौराहे पर एक पान की दुकान थी, उस चौराहे पर वह पान खाने के लिए रुकते थे। तो जब पहली बार उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने देखा कि भाई मूर्ति पर तो चश्मा है ही नहीं, यानी संगमरमर का चश्मा नहीं है। चश्मा तो है पर संगमरमर का चश्मा नहीं है। चश्मा कौन सा है? असली का चश्मा, जैसे हम लोग पहनते हैं ना, तो उस मूर्ति पर चौड़े काले फ्रेम का असली का चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब पहली बार जब उन्होंने देखा तो एक कौतुक मतलब कौतूहल, एक उत्सुकता उनके मन में जागी कि भाई ये क्या चक्कर है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। खैर जो भी हो, उन्होंने पान खाया, जीप में बैठे और चल दिए, और रास्ते में यही सोचते रहे कि जो भी बात हो, लेकिन कुल मिलाकर के नगर के लोगों का, कस्बे के लोगों का यह प्रयास सराहनीय ही है। सराहनीय मतलब प्रशंसा करने योग्य ही है। यानी महत्व जो है वह मूर्ति के रंग रूप या उस चश्मे का नहीं है, महत्व है उस भावना का। और भावना, किस भावना से मूर्ति स्थापित की गई थी? देशभक्ति की भावना से। तो हालदार साहब ने बोला कि महत्व देश भक्ति की भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल क्या है? मजाक की चीज होती जा रही है। मजाक की चीज हो रही है ना। कोई भी देशभक्ति अगर किसी को आप कहोगे कि भाई यहाँ मत थूको, ये गंदा होता है ऐसे, तो वह आपको कहेगा तो अरे भाई वो आगे वाला भी तो थूक करके गया है ना। तो वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ करके अपने कृत्य को, यानी अपने काम को सही ठहराने के लिए दूसरे का दोष बता देता है, अपना नहीं देखता। तो वो सब क्या है? एक तरह से देशभक्ति मजाक है। अगर हम नहीं थूकेंगे तो उसमें भी हम अपना योगदान दे रहे हैं, देशभक्ति में भी। तो देशभक्ति की भावना का महत्व है, ऐसा कहा किसने? हालदार साहब सोचते हुए जा रहे हैं, निकल गए वहां से। ठीक है। अगली बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो देखा कि मूर्ति में कुछ बदलाव है। क्या बदलाव है? कि चश्मा बदला हुआ है मूर्ति का। दूसरी बार चश्मा बदला हुआ। अब कैसा है? गोल चश्मा, गोल चश्मा तार वाला। ठीक है, गोल चश्मा तार वाला है। अगली बार चश्मा बदला हुआ है। हालदार साहब ये चीज देख करके और भी प्रसन्न हुए। मतलब उनका जो कौतूहल था, उत्सुकता थी, वह और बढ़ गई कि वाह भाई क्या आइडिया है। इसमें लिखा है, देखो बेटे, क्या आइडिया है। आइडिया, यहां आपको एक चीज मैं बताऊं, इस कहानी में आप देखेंगे आइडिया, फिट, है ना, और स्कूल, ड्राइंग मास्टर, ये सब क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। हिंदी लिपि में, देवनागरी में लिखे गए हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक उसी प्रकार खुश मिजाज, कमसिन, ये सब क्या है? अरबी फारसी के शब्द है ना। और इसी प्रकार से गिराक, उधर गिराक, पटक, ये सब क्या है? ये देशज शब्द, ग्रामीण शब्द हैं। यानी किसी अंचल में बोले जाने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले बोली के शब्द हैं। तो लेखक ने कहानी में सब तरीके के शब्दों का संयोजन किया है, यानी सब तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। विदेशी शब्द भी, देशज शब्द भी, तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव शब्द भी हैं, और जो है क्या कहते हैं, ग्रामीण अंचलीय शब्द भी हैं। ये सब प्रयोग करने का एक उद्देश्य ये होता है बेटे कि जैसे पान वाले के संदर्भ में उन्होंने, पान वाला जब कहता है कि कोई गिराक आ गया, समझो, तो गिराक आ गया अर्थात वह इससे पान वाले का कैरेक्टर, चरित्र बता रहा है।
चरित्र क्या है कि पान वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और एक गांव का आदमी है, तो वह अपनी ग्रामीण भाषा में ही बोल रहा है। तो जो चरित्र है, जो पात्र हमने लिखे थे ना, कि पात्र पर वह शब्द जो है बिल्कुल शोभित हो, यानी उसको शोभा दे, उस पात्र जो भी कैरेक्टर है या जो भी पात्र है कहानी का, उस पर वह शब्द एकदम जम जाए, इसलिए शब्दों का, विभिन्न प्रकार के शब्दों का मेल करके यहाँ प्रयोग किया जाता है कहानी में। यही कहानी की खूबसूरती होती है, इसमें भी लेखक ने किया है। तो देखो, हाँ, दूसरी बार आए तो चश्मा बदला हुआ था, मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था। तो हवलदार साहब ने सोचा कि भाई वाह, क्या आइडिया है। आइडिया मतलब क्या होता है, ये अंग्रेजी का शब्द आइडिया। ये क्या है, क्या विचार है, क्या सोच है ना। क्या सोच है कि मूर्ति जो है कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बार चश्मा बदला हुआ ना, कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार आए तो फिर नया चश्मा था। इसी प्रकार से हवलदार साहब की आदत पड़ गई कि जब भी उस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को गौर से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, यह आदत पड़ गई हवलदार साहब की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब भी उस चौराहे से गुजरे वो, तो हर बार उनको नया चश्मा नजर आया, मूर्ति पर नया चश्मा नजर आया। तो एक बार तो उनके मन में प्रसन्नता हुई कि भाई चलो, मूर्ति कपड़े नहीं तो चश्मा तो बदल रही है। तो हर बार उनकी आदत पड़ गई कि जब भी उस कस्बे से गुजरते थे, चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उनका जो ये अंदर की उत्सुकता है, जो कौतूहल था जानने का कि भाई मूर्ति का चश्मा कैसे बदल रहा है, मूर्ति का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। क्या पूछा पान वाले से कि क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। अब यहाँ आगे पान वाले का उन्होंने रेखा चित्र प्रस्तुत किया कि पान वाला कैसा दिखता था, मोटा। रेखा चित्र होता है बेटे, शब्दों के माध्यम से हम उसके चित्र की कल्पना कर सकें। तो हाँ, मोटा, काला और खुश मिजाज आदमी। ठीक है, खुश मिजाज आदमी, काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी। खुश मिजाज मतलब जो हमेशा खुश रहता है। तो ये था पान वाले का चरित्र। तो उन्होंने एक बार, जब उनका ये जो जिज्ञासा थी, जब उसको वह दबा नहीं पाए, एक बार ये जिज्ञासा उनकी बाहर आई गई, उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी का ये चश्मा कैसे बदल जाता है। तो पान वाला एक मोटा, काला, खुश मिजाज आदमी था। वह हमेशा, जैसे पान वाले, आप अक्सर देखा होगा कि पान वाला आपको हमेशा, लगभग सभी पान वाले पान खाए हुए या कुछ से कुछ चबाते हुए मिलेंगे। तो उसने मुंह में पान ठूसा हुआ था। तो जब भी किसी से बात करेगा तो पान को, या पान की पीक जो थूक होता है, उसी को थूक करके बात करेगा। तो जब मोटा था ना, तो जब वो लेखक ने ये सवाल पूछा तो वह जोर से मन ही आंखों में हंसा। आंखों मतलब हमारी आंखें भी हमारे जो भाव होते हैं उसको दर्शाती है ना, बताती है। आंखों में हंसा तो उसकी तोंद थिरकी मतलब उसका पेट मोटा था, तो मोटा पेट ऊपर नीचे उछला जैसे कि पेट नाच रहा हो। ठीक है ना, तो उसकी तोंद थिरकी, उसको वह पीछे मुड़ा, अपना पीक दुकान के पीछे थूका। ठीक है, पहले तो मन ही मन हंसा, तोंद थिरकी, पीछे मुड़ा, अपना पीक दुकान के पीछे थूका और थूक करके बोला, जो कैप्टन बदल देता है, चश्मा कैसे बदल जाता है। देखो सवाल क्या था लेखक का सवाल था बेटे कि चश्मा कैसे बदल जाता है। तो चश्मा जो बदलता है वह कौन बदलता है,
कैप्टन बदल देता है। अब लेखक ने पूछा कैप्टन बदल देता है मतलब क्यों बदल देता है, वो बदल क्यों देता है? तो अब उस समय पान वाले ने बोला कि अरे साहब समझो, देखो मान लो कोई गिराक आ गया। यहाँ गिराक शब्द का प्रयोग किया बच्चे, ग्राहक का नहीं, गिराक। ये क्या है? क्षेत्रीय, ये देशज शब्द आप इसको कह सकते हैं, देशज शब्द, जिसका हम क्या प्रयोग करते हैं? मानक प्रयोग होता है ग्राहक, ग्राहक कहते हैं। तो जब लेखक ने पूछा कि भाई क्यों बदल देता है, कोई कारण भी तो होगा, तो पान वाला बताता है कि देखो साहब समझो, मान लो कोई गिराहक आ गया, अब उसको उसी प्रकार के चश्मे की दरकार है जैसा कि मूर्ति पर लगा हुआ है, तो कैप्टन चश्मे वाला वह मूर्ति वाला चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता है, गिराहक को दे देता है, गिराहक को दे देता है, और अगले दिन मूर्ति पर दूसरा चश्मा बिठा देता है। अंत में इसके अंत मतलब लेख, जब देखिए यही बात कि उस मूर्ति पर चश्मा लगा देता है साधारण वाक्य में कही गई है, लेकिन पात्रों के अनुसार अगर हम कहें, मैंने कहा जो पान वाला कम पढ़ा लिखा या ग्रामीण आदमी है, तो पान वाले के शब्द में, पान वाले की भाषा में कहा गया कि वह दूसरा चश्मा बिठा देता है। यही बात जब हालदार साहब कहेंगे तो वह कहेंगे फिट कर देता है। तो हालदार साहब पढ़े लिखे एक साहब है, तो उसके हिसाब से भाषा इस्तेमाल की गई है। तो यह भाषा की सुंदरता है कि उसके करेक्टर पात्र के अनुसार इस्तेमाल की गई है। तो पान वाले ने बताया कि अगर किसी को वैसे ही चश्मे की दरकार है तो कैप्टन उस चश्मे को उतार करके ग्राहक को दे देता है और अगले दिन जो है उस मूर्ति पर चश्मा बिठा देता है। अब हालदार साहब को थोड़ी थोड़ी बात समझ आई। क्या समझ आई? कि कैप्टन है, एक आदमी है, कैप्टन एक आदमी है जो क्या करता है, वह उसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती है। आहत मतलब दुखी, आहत करती है, दुखी करती है, इसलिए वह उसकी मूर्ति पर चश्मा चढ़ा देता है। अच्छा, चश्मा कहाँ से चढ़ा देता, कहाँ से फिट कर देता, चढ़ा नहीं देता, फिट कर देता, ऐसा इसमें प्रयोग किया गया है कि वह उसकी एक छोटी सी दुकान है, तो उस छोटी सी दुकान में से जब कोई उस जैसा चश्मा कोई मांगने आता है उसको दे देता है ग्राहक को, और अपनी छोटी सी दुकान में से दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर फिट कर देता है। तो यह बात हालदार साहब को समझ आई कि कैप्टन एक आदमी है जिसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति दुखी करती है, इसलिए वह बहुत आहत करती है, मतलब दुखी करती है, इसलिए वह अपनी छोटी सी चश्मे की दुकान से उस मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, और जब वह चश्मा उसका बिक जाता है, कोई ग्राहक ले लेता है, तो वह उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इतनी बात हालदार साहब को समझ आ गई। ठीक है, तो मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल रहा है? कैप्टन बदल देता है। अब कैप्टन कौन है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसके आगे की जो बात है कि अब क्या होता है, हलदार साहब कैप्टन से मिलना चाहेंगे, कोई भी आगे की जो भी आगे की कहानी का अंश हम इससे बेटे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।